हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो कि इस समय यूजीसी नेट की साइट पर भी अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इससे काफ़ी हद तक आपको पता चल जाएगा कि यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कब का पेपर है आप लोग देख सकते हैं, 4 सितंबर 2024 का ये जो क्वेश्चन पेपर है आप सभी के सामने है। हालांकि ये पेपर मैं आपको पहले ही बता दूं हिंदी में देखने को मिलेगा। कुछ पेपर मेरे पास हिंदी में है और कुछ पेपर ऐसे हैं जो इंग्लिश में है। ठीक है, इंग्लिश वाला पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, इंग्लिश हिंदी मिक्स करा के, क्योंकि आप लोगों ने किसी ने क्वेश्चन पेपर मेरे को ज्यादा शेयर नहीं किए हैं। तो जो पेपर मेरे पास थे, 4-5 कैंडिडेट ने शेयर किए थे, वो मैंने मिक्स करके दिखा दिए। बट आज का जो पेपर है हिंदी में है, बट काफी हद तक आपको इससे भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसा पेपर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 सितंबर 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट पेपर 1। तो सबसे पहले तो एक डीआई का क्वेश्चन देखिएगा। ये डीआई का क्वेश्चन किस किस को याद है, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन था जहां पर कंपनी दी गई थी, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर दिया गया था, सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेवल, बोनस, रेंट, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें दे करके एक पूरा ये डीआई का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अगर आपको याद है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन से ही मिलता जुलता इस बार का एग्जाम आया था, सेम चीज है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर खाद दी हुई है, फर्टिलाइजर, किराया है रेंट, परिवहन ट्रेवल, क्लोथ्स यानी कपड़े, मनोरंजन एंटरटेनमेंट, विविध यानी मिलेनियस। सेम चीज जैसे यहाँ पर दिया गया था ना, अलग अलग चीज, सेम पैटर्न है, बट अंतर क्या है कि यहाँ पर उस चीज को बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया इन द सेंस कि यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं उसकी जगह पे खाद दी गई है। खाद का मतलब है फर्टिलाइजर। ठीक है, किराया यानी कि रेंट, परिवहन ट्रेवल, कपड़े क्लोथ्स, मनोरंजन इंटरटेनमेंट, और विविध यानी मिसेलेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर राम राम रंजीत, ठीक है भाई, ध्यान से आप क्वेश्चन को देखना जरा। इन्होंने कहा है ए और डी। सबसे पहले तो क्या पढ़ेंगे, कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन तो नहीं है, तो क्वेश्चन का कोई भी यहाँ पर डेटा नहीं है आपके स्टेटमेंट में, तो सीधा हमें यहाँ पर चलना है। क्वेश्चन पे ए और डी की मासिक आय 80,000 रुपए और 72,000 रुपए है। इन्होंने कहा कि ए की जो आय है वो है 80,000 रुपए। इन्होंने कहा जो डी है उसकी है 72,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ था, अब हमारा डेटा कहाँ से निकला है, यहाँ ए और डी से। तो इन्होंने लिखा कि ए द्वारा किराए पर व्यय राशि। अब हमारा ए कहाँ है, ए का किराया वाला ये रहा 15%, और डी के द्वारा कपड़ों पर व्यय राशि, डी के कपड़े कहाँ है, ये रहे, कितने परसेंट अधिक है। तो यानी 80,000 का, जल्दी से निकालना शुरू करिए, 80,000 का 15% निकाल लीजिए, 80,000 का ये है ए का वैल्यू टोटल। सेम ऐसे ही जब हम डी का निकालेंगे तो 72,000 का निकालिए 12%। जो भी आपका आंसर होगा, इन्होंने लिखा ए द्वारा किराए पर व्यय राशि, डी द्वारा कपड़ों पर व्यय राशि से कितना अधिक है। तो जो ए का आएगा आपका उसको ऊपर लिखो, डी को लिखो नीचे, इंटू करिए 100, आपका आंसर आ जाएगा। किससे निकालना है, डी के द्वारा जो राशि है उससे कितनी ज्यादा है। तो डी की राशि से कितनी ज्यादा है ए, तो इसलिए ए को ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए डी। स्नेहलता अभी ओपन हो रहा है, एक बार चेक करके देखना जरा, वेबसाइट ओपन हो रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो डायरेक्टली। टेक्निकल एरर थी, वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर, ये जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है मैं वेबसाइट पर लगाने वाली हूं, तो अब आप सबसे रिक्वेस्ट है वेबसाइट जरूर चेक करते रहिएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए जैसा कि मैंने बताया कि टोटल कहाँ दिया गया है, ए और डी का दिया गया है, आपको उसका 15%, उसका 12% निकालना है। ए चीज यहाँ पर देख सकते हैं, 80,000, 72,000, 15% निकाला कितना बना, 12,000, 12% निकाला 8,640 आया। अब कितने प्रतिशत अधिक हो तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, डिफरेंस की। यानी इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया, डिफरेंस को लिखा ऊपर। किससे निकालना है, हमने कहा डी से, तो डी को लिखा नीचे, डिफरेंस लिखा ऊपर, इंटू 100। 38.89, वेरी गुड प्राची।
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 38.89%। ये वाला क्वेश्चन 4 सितंबर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। नंबर 2, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है सी और डी। सी और डी कहाँ है हमारे सामने, एक ये रहा सी और ये रहा डी। खाद पर व्यय राशि, खाद कहाँ है, ये रही सबसे स्टार्टिंग में ही खाद है यानी फर्टिलाइजर। खाद का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर, ठीक है। खाद पर व्यय राशि है 14,400 और डी का है, ठीक है, इतनी। तो इन्होंने कहा है तो सी की वार्षिक आय डी की वार्षिक आय का कितना प्रतिशत है, तो इसका निकाल लो 24%, इसका निकालना है, डी का निकालना है तो 18%। कितनी अधिक है सी की वार्षिक आय, निकालेंगे टोटल। सी की वार्षिक आय डी की वार्षिक आय का कितना परसेंट। सॉरी प्रतीक, ये वाले आपका जो क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर साइट पर नहीं आए हैं, तो जो भी अवेलेबल है वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, हिंदी वर्जन इसका अवेलेबल है। इसीलिए मैं आप लोगों से सबसे कहती हूँ कि जो भी क्वेश्चन पेपर हो, जैसे अभी जून का जो री एग्जाम हुआ था, अभी भी जिसके पास भी इंग्लिश वर्जन हो वो मेरे को प्लीज सेंड कर दो, जिससे कि मैं आप लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखा सकूं। जिसके पास भी यूजीसी नेट जून री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हो, आप लोग मेरे को सेंड कर सकते हो। मेरी मेल आईडी आपको मिल जाएगी, मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। बाकी आप हमारे डायरेक्टली प्रोफाइल सेक्शन पे भी हमारी मेल आईडी है, उस पर सेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या निकाला हमने, जैसा कि मैंने क्या कहा, 24% निकालना है, 18% निकालना है। 24% निकाल लिया हमने, 18% निकाल लिया। इसका निकला यहाँ पर, इसका निकला यहाँ पर कितना अधिक है, सी की आय, तो सी की आय ऊपर लिखेंगे, डी की वार्षिक आय का डी को लिखेंगे नीचे। आंसर आएगा 62.5%। हाँ, मिसिंग डीआई का भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। देखो बहुत सिंपल है, जैसे कि आपने ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया हुआ, ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी बात। इन्होंने यहाँ पर एक डेटा दिया है जहां पर एफ फॉर फर्टिलाइजर, आर फॉर रेंट, ट्रेवल फॉर परिवहन, कपड़े यानी क्लोथ्स, मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट, और मिसलेनियस। यानी इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो कि फर्टिलाइजर पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है, वार्षिक आय का निम्न पर व्यय प्रतिशत, तो उसने अपनी एनुअल इनकम जो है इतने परसेंट फर्टिलाइजर पे, इतने परसेंट रेंट पे, इतने परसेंट क्लोथ्स पे, इतने परसेंट ट्रेवल पे, इतने परसेंट एंटरटेनमेंट पे जो है इन्वेस्ट की है। डेटा कहाँ पे है आपका, यहाँ सी और डी। ये तो आपके लिए इंग्लिश वर्जन बहुत आसान है, सिंपल सा है कि इन्होंने कहा कि इतनी इतनी राशि है, यानी सी और डी इतना इतना है। तो सी की एनुअल इनकम वार्षिक आय, सी की एनुअल इनकम, डी की एनुअल इनकम का कितना परसेंटेज है, तो दोनों का हमने किससे निकालना है, फर्टिलाइजर से निकालना है, सी और डी। 24% और 18%। डेटा हमारे सामने है, 14,000, ये सॉरी 1,44,000, 1,72,800। उनसे डेटा निकालेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे, सही आंसर 62.5। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन, एक मिनट होल्ड करिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। यदि 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक की व्यय निम्न में से ठीक कितने व्यक्तियों द्वारा कपड़ों पर किया गया व्यय 41,800 है। सिंपल सा निकालना है, परसेंटेज, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज ही निकालने की बात की गई। इन्होंने कहा मान लीजिए कि एनुअल इनकम है 3 लाख रुपए, सबकी एनुअल इनकम 3 लाख एनुअल इनकम है, सबके लिए बोल दिया इन्होंने 3 लाख रुपए। अब अगर हम कपड़ों पे, और सिर्फ हमें किस पे जाना है, क्लोथ्स पे जाना है, किस पे जाना है, क्लोथ्स पे जाना है। आप क्लोथ्स का परसेंटेज निकाल लेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कपड़े कहाँ हैं, क्लोथ्स कहाँ हैं, बता सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर।
तुक्का मारा है क्या मैसी इस क्वेश्चन का? से अधिक है। 3 लाख का यहाँ से आप निकाल लोगे। 3 लाख का 12.5% यानी 12%। 3 लाख का अगर हमें 41,000 के करीब निकालना है तो कितना होना चाहिए हमारा? 3 लाख अगर हमें निकालना है तो कितना होना चाहिए, कितने परसेंटेज पे 41,000 आएगा? सही आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। तीन पर 3 लाख का 15%, 45 सीधा सीधा 3 का मल्टीप्लीकेशन करते जाओ, काफी हद तक तो चीजें वहां समझ में आ जाएगी। 3 का मल्टीप्लीकेशन करते जाइए सीधा सीधा, अगर आपका आना शुरू हो जाए आपको पता चल जाएगा कि अगर हम 3 से डिवाइड भी कर दोगे ना 41,800 को, तो भी आपका आंसर आपको पता चल जाएगा। सॉल्व किया था पहले, गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर है, क्या कह रहे हैं कि यदि सी और डी में से की वार्षिक आय, वॉइस सही नहीं आ रही है, रुक जाओ भाई थोड़ा सा, फिर नेटवर्क इशू आ रहा है। थोड़ा सा होल्ड करिए। अभी देखिएगा वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है, दीपिका ने निकाल भी लिया। सी और डी की वार्षिक आय है मान लीजिए इतनी, तो सी द्वारा किराए पर व्यय राशि और डी के द्वारा विविध मदों पर व्यय राशि का योग कितना है। इन्होंने डी दे, तो इनकी वार्षिक आय है इतनी, तो सी और सी में व्यय राशि किराए पर, सी का किराया, सी का रेंट, किसका रेंट, सी का रेंट, रेंट यानी कि किराया, सी का रेंट और डी का मिलेनियस, इन दोनों पे जो योग कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर है, सी और डी की वार्षिक आय है इतनी। सी द्वारा किराए पर व्यय, किराए पर सी द्वारा व्यय कितना किया गया, 16.3%। आपने इसका निकाल लिया, ठीक है, 8,40,000 का। सेम ऐसे ही 18.6% यानी 18.6% है डी द्वारा, यहां पर मिसेलिनियस यानी विविध के द्वारा। दोनों को इन्होंने कहा दोनों का जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, जितना भी व्यय हुआ है, उसको आप जोड़ के बताइए कितना होगा। तो जोड़ा हमने तो क्या होगा सही आंसर, 293,160, 2,93,160। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बी लीजिए है 4,32,000, 5,22,000, तो उनके परिवहन पर की राशि के बीच का अंतर कितना है। यानी बी और सी के बारे में बात करी गई है कि अगर मान लीजिए बी का जो है परिवहन, दोनों की परिवहन यानी कि ट्रेवल की बात की गई है, यानी 22.6%, 14.8% बी का दिया है। अब सीधा सा कैसे क्या करना है इस क्वेश्चन को, बी का है 43,200, सी है 52,8,000, इसका निकाल लीजिए ट्रेवल का 22.6% निकाल दो, और इसका निकाल दो 14.8%, और आपस में माइनस कर दो। जो भी इसका परसेंटेज निकलेगा आपस में क्या करना है, आपस में सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है। तो सही केस का ऑप्शन नंबर इसका आंसर है। सिर्फ परसेंटेज निकालना है, सिंपल सी चीज। यहाँ पर जितना भी
सिंपल परसेंटेज वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको डेटा दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है और बताया पूछा कि बताइए होगा। सही आंसर डी, बिल्कुल सही। दोनों का परसेंटेज निकाल लिया और आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि हमें जानना क्या है, अंतर। इस तरीके का डीआई का क्वेश्चन आया था। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। डीआई के क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 6, इन्होंने सिंपल सा एक पूछा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी बताइए इनमें से कौन सा है। नॉन प्रोबेबिलिटी, सिंपल लैंग्वेज खुद ही पता नॉन प्रोबेबिलिटी कौन कौन से होते हैं, बस वही इसका आंसर होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी। सुव्यवस्थित, सामान्य, सिंपल रेंडमाइजेशन हो गया, स्नोबॉल हो गया, सदृश प्रतिचयन, इनमें से सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, यानी स्नोबॉल सैंपलिंग और यहाँ पर सो उद्देश्य प्रतिचयन इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, बस यहीं से इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। हिंदी में जरूर है बट आपको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कौन कौन से होते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी कौन से होते हैं, बस वही चीजें पूछी है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर सिंपल सा एक क्वेश्चन है, अगर मैं वैसे भी पूछ लूंगी आप बता सकोगे। विपरीत प्रतिगिप्तियों के विषय में क्या चीज सही है। विपरीत यानी कॉन्ट्रेरी जो है, कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। कॉन्ट्रेरी में वो दोनों सही नहीं हो सकते, वो दोनों गलत नहीं हो सकते, वो दोनों गलत हो सकते हैं। अगर एक सही है तो दूसरा भी गलत होना चाहिए, तो दूसरा गलत होना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होता है, 7 का सी। बिल्कुल सही जवाब है दीपशिका, ए सी एंड डी। दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा। किसका किसके बीच, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, यानी ए और ई का संबंध है ये। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। किसके किसके बीच में, ए और ई का कॉन्ट्रेरी संबंध है, ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता, या एक सही होगा या एक गलत होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। और किसमें दोनों एक साथ सही हो सकते हैं, वो है सब कॉन्ट्रेरी में। सब कॉन्ट्रेरी में दोनों एक साथ सही हो सकते हैं, हालांकि वो दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, लेकिन ये एक साथ गलत हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन्होंने क्या कहा है, एक इंटरनेट मानक, इंटरनेट स्टैंडर्ड जो ईमेल मीडिया अनुलग्न जोड़ने की अनुमति देता है। जो अटैचमेंट हम लोग जोड़ते हैं ईमेल में, अटैचमेंट जो हम लोग जोड़ते हैं किसमें, ईमेल में, उसको जोड़ने की परमिशन कौन देता है, कनेक्ट करने की, जोड़ने की। हम लोग जोड़ते हैं ना इंटरनेट पे, ईमेल हम लोग करते हैं, तो जो मीडिया, मान लीजिए हम कोई फोटो लगा रहे हैं, कोई वीडियो लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो वो जोड़ने की अनुमति कौन देता है, ऑप्शन नंबर ए, MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। एक इंटरनेट मानक जो ईमेल संदेशों के प्रारूप को स्काई के अलावा अन्य वर्ण सेटों में पाठ का समर्थन करने के लिए विस्तारित करता है, पार्ट इनकोडिंग करता है। ठीक है, मीडिया प्रकार कई, जैसे कि मान लीजिए हम कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, उसको भी कर सकते हैं इसमें अटैच, सपोर्ट करता है ये। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बीओडी, बीओडी क्या है, डीओ क्या है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन। जैव रासायनिक मांग के कारण, जैव रासायनिक मांग के कारण किसी जलाशय में विलीन ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9,
जब जैव रासायनिक मांग की बात करते हैं, यानी जो जीव किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो जितना ज्यादा ऑक्सीजन का यूज करते हैं उतनी ऑक्सीजन कैसी होने लगती है, कम होने लगती है। तो ऐसे में क्या लिखा है कि जलाशय में विलीन ऑक्सीजन, मान लीजिए जलीय जीव है जो सबसे ज्यादा अब्जॉर्व कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो क्या होता जाता है, वो घटती जाती है। जितने ज्यादा उसका यूज किया जाएगा किसका, डिसॉल्व ऑक्सीजन का, उतनी ज्यादा वो घटती जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी, विलीन ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन, रासायनिक मांग, बायोकेमिकल डिमांड, एक ऐसा माप जो जल में जीवों द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का उपयोग किया जा रहा है बताता है। विलीन ऑक्सीजन, जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा जो जीवों के लिए जीवनदायी नहीं, जैसे मछलियां हैं, इन सभी के लिए पानी में घुलनशील ऑक्सीजन होती है जिससे वो लोग सांसें लेती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि नहीं, एक बार थम्स अप कर दो जरा। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में भी देखा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सिंपल सा एक क्वेश्चन है और पूछा गया है कि स्वयं प्रभा का चैनल नंबर 15, चैनल नंबर 15 जिसका कथन है क्षमता निर्माण और अध्यापक शिक्षा की विषय वस्तु निम्नांकित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। कि चैनल 15 में जो कंटेंट प्रोवाइडर है इनमें से कौन प्रोवाइड करता है, 15 में कौन, बिल्कुल। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि कौन से चैनल पे क्या चीज आती है, कौन सा चैनल किससे जुड़ा है, कोऑर्डिनेटर क्या है 1 to 10 में, सीईसी। वेरी गुड दीपशिका, ये देख सकते हो दीपशिका ने यहाँ पे बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग भी नोट करके रख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद, ठीक है, सही आंसर है 11। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भी आया का जो कैंसिल हुआ था उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है कि ANTE रिसर्च में इसका क्या मतलब है, CF का क्या मतलब है, ETAL का क्या मतलब, पैसिव इसमें अलग से जोड़ दिया गया है। बाकी सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ANTE इसका मतलब होता है पूर्व, पहले का। CF कंपेयर ऑफ, तुलना करना। ET एट और अन्य, और पैसिव यहाँ और वहां। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं कोशिश करूंगी कल मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले भी इसमें मिक्स करके दिखा दूंगी एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 इन्होंने कहा है ई कॉमर्स से जुड़ा क्वेश्चन आया है कि उपभोक्ताओं के लिए ई कॉमर्स की कौन कौन से लाभ हैं। वे दुकानों पर जाने के बजाय वेबसाइटों पर जाकर बचत कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड नंबर के अंतर्ग्रहण किए जाने का जोखिम कम होता है, दुनिया भर के किसी भी विक्रेता के माल को चुन सकते हैं, उनका स्थान समय स्थिति जो भी हो वे खरीदारी कर सकते हैं। ई कॉमर्स के फायदे पूछे गए हैं, सिंपल सी बात इस क्वेश्चन में ये है, ई कॉमर्स के क्या फायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ACND। क्रेडिट कार्ड नंबर के अंतर्ग्रहण का जो कम जोखिम होता है, गलत, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में उतना ही खतरा होता है क्रेडिट कार्ड का कि कोई मिस यूज ना कर जाए, कोई उसका गलत वो होता है ना। तो कॉमर्स की बात करी गई है तो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, और ना सिर्फ अपनी कंट्री बल्कि बाहर भी कर सकते हैं यूज। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इन युक्तियों में से कौन सी तर्क दोषपूर्ण है क्योंकि उसका मध्य पद बहुत संकीर्ण है।
क्वेश्चन नंबर 13, सही आंसर है बी। जिनके पास भी क्वेश्चन पेपर हो इंग्लिश में, इंग्लिश में जिस, क्योंकि इस बार क्या हुआ है ना, एनटीए के जो क्वेश्चन थे उन्होंने कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किए जिन्होंने भी एग्जाम दिया। अब उन्होंने इंग्लिश में एग्जाम दिया तो इंग्लिश का ही पेपर डाउनलोड हो रहा है, अगर हिंदी का दिया तो हिंदी का ही डाउनलोड किया जब उन्होंने आंसर की को चैलेंज किया। तो और अभी तक एनटीए की साइट पर ये क्वेश्चन पेपर आए नहीं है। दैट इज वाई कि जो भी लैंग्वेज हमें मिल रही है उसी लैंग्वेज में हमें करवाना पड़ रहा है। तो जिसके पास भी इंग्लिश वर्जन हो वो मेरे को सेंड कर सकता है हमारी मेल आईडी पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सही आंसर बी, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वह श्रव्य है। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई कौन सी युक्ति तर्क दोषपूर्ण है? एम्बेसडर कारें लगभग लुप्त हो चुकी हैं। यह एक एम्बेसडर कार है इसलिए यह कार लगभग लुप्त हो चुकी है। जहां पर भी किसी एक चीज के लिए जो चीज एक चीज पे लागू है वही चीज कह दिया जाए सब पर लागू होगी, वहां पर सीधा सीधा क्या होगा, फैलेसी ऑफ डिवीजन, जिसे हम हिंदी में विग्रह तर्क दोष कहते हैं। यानी एक एम्बेसडर कार नहीं दिख रही है तो हमने कह दिया बाकी कारें भी नहीं दिख रही हैं, लगभग कारें सारी चली गई हैं, गायब भी हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है, फैलेसी ऑफ डिवीजन। यानी एक चीज कोई घटित हुई, मान लीजिए अमेरिका में गोरे हैं, गोरे लोग रहते हैं, तो फिर ये कहा गया कि जो बाहर हमारे देश में भी जो गोरे रह रहे हैं वो अमेरिकन है। ऐसा नहीं है, किसी एक चीज के आधार पे बाकी चीजों को करना वो किस में आ जाएगा, फैलेसी ऑफ डिवीजन में आ जाएगा। अनेकार्थकता, जैसे कि नाम से है ये, तो ये क्या हो जाएगा इसमें कि भाई जहां पे कई अर्थ निकल के आ रहे हैं। अविचारिक सामान्यीकरण यानी हैस्टी जनरलाइजेशन, पूरी चीजों को समझे बिना जब हम जल्दी ही किसी चीज पे चले जाते हैं, जल्दी ही कोई डिसीजन पे चले जाते हैं। फिसलन युक्त ढलान यानी स्लिपरी स्लोप, स्लिपरी स्लोप यानी ओवर थिंकिंग करना, जो चीज हुई नहीं है उसको आगे 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 सोचना, फिसलते जाना, स्लिपरी स्लोप। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विग्रह तर्क दोष। क्वेश्चन नंबर 15, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी की वैश्विक शिक्षा केंद्र कहां पे है? अगर आप आईटी की बात करते हैं तो आईटी में जो वैश्विक यानी पूरे विश्व में जो बेहतर शिक्षा केंद्र है वो कहां पे है? मैसूर में, बिल्कुल सही जवाब दीपिका, सही आंसर है मैसूर। क्वेश्चन नंबर 50, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी की एक बड़ी कंपनी का वैश्विक शिक्षा केंद्र है मैसूर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। अब एक देखो ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आया है कि उनको काल क्रमानुसार लगाइए। ब्रिटिशरों द्वारा द्विआधारी, है ना, बाइनरी डिजिट वाला कंप्यूटर, प्रिंटिंग प्रेस, यांत्रिक कंप्यूटर के लिए योजना, एकल स्क्रीन गति पिक्चर प्रदर्शनी, टेलीविजन का पहला सार्वजनिक प्रसारण। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन कहां से आया है? आपका आईसीटी से आया हुआ क्वेश्चन है। सीक्वेंस में लगाना है, इसी तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे कि बताइए पहले रेडियो आया कि टेलीविजन आया कि पहले प्रिंटिंग होनी शुरू हुई, पहले नोट छपने शुरू हुए या पहले कंप्यूटर आया। तो इस तरीके का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? 1440 में। मैकेनिकल कंप्यूटर 1830, सिंगल स्क्रीन मोशन पिक्चर 1895, टेलीविजन का पहला सार्वजनिक प्रसारण 1926 में, और अंग्रेजों के द्वारा पहला बाइनरी कंप्यूटर बनाया गया 1943 में। देख रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि चीजों को सिर्फ ये मत सोचो कि हमें बुकिश नॉलेज चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने सॉल्व किए हैं किसी भी बुक में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। इन सब से रिलेटेड जो भी अपने इंडिया में चीजें हुई हैं, जो भी पहले हुई हैं, उनसे रिलेटेड 17 क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन सेम टू सेम इस बार भी पूछा गया है जून के री एग्जाम में, जहां पे दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार पूछे गए हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, डिक्लरेटिव, प्रोसीजरल, एपिसोडिक, असेमेंटिक। अब ये क्वेश्चन कहाँ आया है तो चलिए मैं दिखा देती हूँ एक बारी। 17 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं ये क्वेश्चन। दीर्घकालिक स्मृति के उप प्रारूप, जो कि आपका यहां भी पूछा गया है। दीर्घकालिक स्मृति
के प्रकार या उप प्रकार, तो यहाँ कहा गया ए बी सी डी ये सभी, यानी घोषणात्मक भी है, डिक्लेरेटिव भी है, प्रोसीजरल भी है, एपिसोडिक भी है और सेमेंटिक भी है। सेम चीज यहाँ पूछी गई है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई, घटनाजन्य, आर्थी स्मृति, प्रक्रिया स्मृति, स्त्रीकरण, कक्षा अनुकलन प्रभाव, यानी कि प्राइमिंग हो गया, सेमेंटिक हो गया, एपिसोडिक मेमोरी हो गया, प्रोसीजरल मेमोरी हो गया और क्लासिकल कंडीशनिंग। आंसर मैंने दिखाई दिया पहले, मैं ये दिखा रही हूँ दीपिका कि बेटा यहाँ पर देखो, हम लोग कहते हैं ना क्वेश्चन पेपर रिवाइज नहीं होते, देख सकते हो रिवाइज हो रहे हैं क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है ना, मैंने अभी ऑब्जर्व किया है, दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर काफी हद तक आपके इस बार के जून के री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अभी क्या है ना कि अपन को हिंदी में दिख रहा है, ये इंग्लिश में प्रॉपर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, डेट इज वाई कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के क्वेश्चन हो चाहे हिंदी के क्वेश्चन हो, उसको देखो समझो करो। अब ये क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में पहले कि कौन सा रैनसमवेयर है, मैचिंग सेम टू सेम पूछी गई है, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, वर्म और ट्रोजन हॉर्स। स्नेहलता पूछा था ना ये वाला। ये क्वेश्चन पेपर कब का है? 4 सितंबर का क्वेश्चन पेपर है, जो रिसेंटली आया है 2024। और आपको बता दें ये एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर अवेलेबल है, किसी भी यूट्यूब चैनल के पास ये क्वेश्चंस नहीं है। रैनसमवेयर आया है कि नहीं, स्पाईवेयर क्या होता है, दो भी अगर आपको पता चल गए ना, तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आप सभी के सामने। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। रैनसमवेयर क्या होता है, जहां पे क्या करते हैं, आपसे आपका डेटा चुराते हैं और आप कहते हैं कि पैसे तो हम उसको करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, स्पाईवेयर, जासूसी करना, आपकी जानकारी को ले लेना, तो यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाला, निगरानी करने वाला, जासूसी करने वाला है ना, आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए। वर्म क्या है, एक ऐसा टुकड़ा जो अंतरक्रिया के बिना अन्य युक्तियों पर स्वयं को दोहरा लेता है। और ट्रोजन हॉर्स, वो ऐसा कूट का एक ऐसा टुकड़ा, या हम कह सकते हैं वायरस, जिसमें आप कंप्यूटर चलाते हैं और उसे संक्रमित कर देता है, असली मंशा को छिपाता है। और सही आंसर, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो यहाँ पर मैकुलन का कूल मीडिया और हॉट मीडिया, ये तो सब पता है, मैकुलन से क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि मैकुलन के अनुसार उच्च स्पष्टता मीडिया के उदाहरण कौन से हैं? 19 का आंसर क्या है दीपशिका? सी। में क्लैरिटी मिल रही है, तो किसमें क्लैरिटी, उच्च स्पष्टता, जिसमें क्लैरिटी मिलती है वो है फोटोग्राफ, क्लियर समझ में आता है। रेडियो, प्रॉपर आपको आवाज आती है, प्रॉपर समझ में आता है। सिनेमा, जबकि कार्टून और फोटोग्राफ ऐसे हैं जो उच्च स्पष्टता प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर बी, हाई क्लैरिटी मीडिया के एग्जाम्पल पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20, जिसके पास भी यूजीसी नेट जून री एग्जाम का, जून 2024 री एग्जाम का इंग्लिश वर्जन हो, वो लोग मेरे को सेंड कर दीजिए अगर आपको इंग्लिश में देखना हो तो। मैं अपनी मेल आईडी सेंड करी हूं, इस आईडी पर जिसके पास भी पेपर हो डायरेक्टली आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी RPQSF। क्या होता जा रहा है, +2 होता जा रहा है, फिर आगे -2 होता जा रहा है। तो ऐसे हम चलेंगे तो सही आंसर +2 -2 बिल्कुल सही। और यहाँ पर इस तरीके से ये क्वेश्चन जो हमने आज सॉल्व किए हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे PYQ के। तब तक अपने क्वेश्चन पेपर 4 सितंबर का जिसके पास क्वेश्चन पेपर हो, बाकी के क्वेश्चन पेपर हो इंग्लिश वर्जन में, हिंदी वाला है मेरे पास, इंग्लिश वर्जन जिसके पास भी हो वो मेरे को प्लीज सेंड कर दीजिएगा। कल फिर PYQ में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों क्वेश्चंस एक साथ देखने को मिलेंगे। कल भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, उसके अलावा आज रात की क्लास तो होनी ही है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, रात के 9 बजे होगी आपकी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।